हेलो एवरीवन, आप सभी का स्टडी आईक्यू जुडिशरी के प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आई एम अपूर्वा पुरोहित। आज के सेशन में हम एक ऐसा ऐतिहासिक जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का डिस्कस करने वाले हैं जिसमें मेंटेनेंस के लॉ को या फिर ऐसा कह सकते हैं एलिमनी के लॉ को एक न्यू पर्सपेक्टिव प्रोवाइड किया है। ऐसा क्या हुआ था इस पर्टिकुलर केस में, इसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पे जो वाइफ है अपने हस्बैंड से 500 करोड़ एलिमनी मांग रही है। क्या कोई महिला इतना भारी रकम मांग भी सकती है क्या, और अगर मांग रही है तो क्यों मांग रही है, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर्टिकुलर निर्णय में क्या गाइडलाइंस ली है, उन सारी चीजों के बारे में हम लोग आज के सेशन में बात करेंगे। बट पहले हम लोग देख लेते हैं कि केस का नाम क्या है। रिंकू बहेती वर्सेस संदेश शारदा का केस है 2024 का। ये दिसंबर 2024 का केस है एंड इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। देखो, जजमेंट्स आपके जो भी आते हैं सारे इंपॉर्टेंट ही होते हैं सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डिनरीली, पर कुछ होते हैं जो कि ग्राउंड ब्रेकिंग जजमेंट्स होते हैं। दिस इज वन ऑफ दोज जजमेंट्स। यहाँ पे जो हस्बैंड एंड वाइफ है, हस्बैंड एंड वाइफ दोनों की ही सेकेंड मैरिज थी, यानी कि दोनों पहले प्रीवियसली मैरिड थे अलग अलग लोगों से। सेकेंड मैरिज उन्होंने करी 2021 में। 2021 में शादी करने के बाद में शादी इनकी रही 3 मंथ्स तक ओनली, 3 महीने तक ही शादी चली। 2022 में 2022 में हस्बैंड फाइल्ड फॉर डिवोर्स। जो हस्बैंड थे उनकी जो पहली शादी हो रखी थी उससे 2 बच्चे भी थे। वाइफ की भी पहले शादी हो रखी थी पर उनकी कोई संतान नहीं थी। हस्बैंड का ये कहना था कि मेरी जो वाइफ है, अभी करंट वाइफ जो है वो मुझे उससे प्रॉब्लम है कि मैं अपने बच्चों से क्यों ज्यादा मिलता हूँ, मेरा इतना लगाव अपने बच्चों से क्यों है, अपने पिता से इतना क्यों लगाव है। इन सारी चीजों पर वो हमेशा मुझसे लड़ाई झगड़ा करती रहती है। इट इज टू मच फॉर मी, सो आई वांट टू सेपरेट फ्रॉम हर। ये कहकर ये डिवोर्स पिटीशन फाइल करते हैं। हालांकि वाइफ का ये कहना है कि नहीं, मेरे जो हस्बैंड है वो खुद ही बहुत ही क्रूअल्टी कमिट करते हैं। उन्होंने अपनी पहली वाइफ के साथ भी मारपीट की हुई है और मेरे साथ में भी वही चीजें कर रहे हैं। ये सारी चीजें चल रही थी, डिवोर्स चल रहा है। इस बीच में वाइफ जो है सेपरेट तो हो ही चुके हैं, तो ये मांगने लगती है मेंटेनेंस। और मेंटेनेंस जो अमाउंट क्लेम करती है वो मेंटेनेंस मांगती है 500 करोड़ रुपए का। 500 करोड़ का कैसे मेंटेनेंस मांगती है, तो जिनको नहीं समझ में आ रहा है मैं उन्हें बता दूं कि देखो, हमेशा मेंटेनेंस कोई भी महिला अपने अगर हस्बैंड से मांग रही है तो उसके फाइनेंशियल स्टेटस के हिसाब से ही मांगती है। तो फॉर एग्जाम्पल आपने बॉलीवुड वाले जो डिवोर्स देखे होंगे, वहां पे आपने न्यूज हेडलाइंस में, टैब्लॉइड्स में आता रहता है कि इतना मेंटेनेंस मांगा। बट वो सेम अमाउंट डेफिनेटली अगर कोई और पर्सन हो, मिडिल क्लास फैमिली का आदमी हो, तो उससे नहीं मांगा जा सकता। तो मेंटेनेंस हमेशा ही आपका शादी के दौरान, मैट्रिमोनियल जब स्टेटस था आपका, उस दौरान आपकी क्या लाइफस्टाइल थी, उस तरह की आपकी मेंटेन हो सके उसके हिसाब से मिलता है। तो इंस्टेड ऑफ थिंकिंग कि अच्छा 500 करोड़ क्या हमसे भी मांगे जा सकते हैं, आपसे नहीं मांगे जा सकते, अगर आपको फाइनेंशियल स्टेटस है ही नहीं तो आप ऑब्वियसली नहीं मांगे जाएंगे। तो इट इज ऑलवेज कंसिडर्ड कि हस्बैंड कितना कमाता है। इसके अलावा जो वाइफ आपसे मैरिड थी उस टाइम पे उसका क्या फाइनेंशियल स्टेटस में, उसकी लाइफस्टाइल कैसी थी, फाइनेंशियल स्टेटस उसका क्या मेंटेन कर रहे थे आप, ये सारी चीजों को मद्देनजर रखा जाता है। सेक्शन 125 के अंदर ये मेंटेनेंस सीक करना स्टार्ट करती है। अच्छा, 125 क्यों सीआरपीसी का लगा रहा है, क्योंकि जो मामला है, ये सारी पिटीशंस वगैरह 2022 में हो गई थी और आपके जो न्यू क्रिमिनल लॉज हैं वो 2024 1 जुलाई 2024 में इंप्लीमेंट हुए हैं। तो जो भी चीजें 1 जुलाई 2024 से पहले हुई है उन पे हमारे पुराने क्रिमिनल लॉज ही लग रहे हैं। तो 125 में ये मेंटेनेंस सीक करती है और 500 करोड़ का मेंटेनेंस सीक करती है। और यहाँ पे 500 करोड़ मांगते वक्त ये अपने ग्राउंड ही देती है कि मुझे 500 करोड़ इसलिए चाहिए क्योंकि पहली बात तो ये कि इनकी यूएस में काफी सारी प्रॉपर्टीज है और इनके सारे एसेट्स मिला के 5000 करोड़ का इनके पास में प्रॉपर्टी और फाइनेंशियल एसेट्स है। तो उसमें से मुझे 500 तो मिल ही सकता है। इसके अलावा एक और चीज ये बोलती है कि इनकी जो पहली वाइफ है, यानी कि एक्स वाइफ को इन्होंने 500 करोड़ का ही मेंटेनेंस दिया था, तो मैं भी उतना तो डिजर्व करती हूँ क्योंकि पहली वाइफ को भी उतना मिला है। हस्बैंड को यहाँ पे दिक्कत हो रही है। यहाँ पे इन्होंने कहा कि मैंने जो पहली वाइफ को मेंटेनेंस 500 करोड़ का दिया था, तो पहली चीज तो ये कि मेरी शादी उनसे चली थी 19 साल तक। दूसरा, मेरे उस शादी में 2 बच्चे भी हुए हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम लोग मतलब मैंने इसमें जो बच्चों के लिए भी मतलब धनराशि दी थी, मतलब क्योंकि वो बच्चे मोस्टली अपनी मम्मी के साथ रहते थे तो उस हिसाब से भी पैसे दिए गए। तो इन सारी चीजों की वजह से 500 करोड़ दिए गए। 19 ईयर्स ऑफ मैरिज, बच्चे होना, फिर बच्चों का भरण पोषण भी थोड़ा बहुत उनकी साइड से ज्यादा हो रहा है, तो इस वजह से मैंने 500 करोड़ वहां पे दिए थे। लेकिन आपका 3 महीने की शादी में 500 करोड़ सेम अमाउंट बनता नहीं है। इसके अलावा एक और चीज हस्बैंड ने नोटिस करी कि जब हम लोग शादीशुदा थे, जिस भी ड्यूरेशन में 3 महीने जो भी ड्यूरेशन तक हम लोग मैरिड थे, उस दौरान मेरा फाइनेंशियल स्टेटस डिफरेंट हो गया था। मे बी मुझे कुछ लॉसेस फेस करने पड़े थे। तो आपको वो अमाउंट मिलना चाहिए जो आपकी मैट्रिमोनियल स्टेज के दौरान मेरा फाइनेंशियल स्टेटस था। हम लोग जब मैरिड थे मेरा फाइनेंशियल स्टेटस क्या था और आपको किस तरह की लग्जरी मैंने प्रोवाइड की, उस हिसाब से मिलना चाहिए। तो आपको 500 करोड़ नहीं बनता है, तो फिर वो महिला ये कहती है लेकिन शादी के बाद तो आपने बहुत सारे प्रॉफिट्स किए हैं एज ऑफ नाउ, मतलब हम लोगों के अलग होने के बाद अब तो आप बहुत सारी सक्सेस की सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, बहुत कुछ कमा रहे हैं, तो आप अब तो मुझे अब के स्टेटस के हिसाब से दो ना।
यहाँ पे जब ये सब मामला चल रहा था, हस्बैंड आर्टिकल 142 के को का इस्तेमाल करते हुए सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचता है। आर्टिकल 142 में सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि इंटायरिटी ऑफ जस्टिस को ऑब्टेन करने के लिए कोई भी ऑर्डर या फिर डिक्री पास कर सकता है। यहाँ पे मामला इररिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज का हो गया था, डिवोर्स हो चुका था, मेंटेनेंस की बात हो रही थी, परमानेंट एलिमनी में क्या अमाउंट मिलना चाहिए। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ये नोटिस करा कि यहाँ पे 500 करोड़ नहीं बनता है। पहला रीजन ये बताया कि देख लेना है, यहाँ पे ऑब्जर्व किया था कि डिवोर्स वुमेन कैन नॉट सीक परमानेंट एलिमनी जस्ट टू ऑब्टेन इक्वल वेल स्टेटस विद द एक्स हस्बैंड। एक्स हस्बैंड का क्या वेल स्टेटस है उसको आप बराबर लेवल पर लाने के लिए उतना मेंटेनेंस सीख नहीं कर सकते हो। अच्छा ठीक है, कानून क्या कहता है? देखो, कानून ये बोलता है कि जो भी आपका शादी के दौरान स्टेटस रहा था, पोजीशन रही थी, उतना मेंटेनेंस मिलना चाहिए। लेकिन इस सिचुएशन के अंदर इस हस्बैंड ने काफी सारी जो सक्सेस की सीढ़ियां चढ़ी थी, जैसे कि मैंने कहा कि काफी सारी सक्सेस ऑब्टेन की थी, वो सेपरेशन के बाद या डिवोर्स के बाद भी ऑब्टेन की थी। तो अब मान लो कल को वो बहुत बड़ा करोड़पति, मतलब अभी करोड़पति है, कल को बहुत ही ज्यादा बिलियनर बन जाए, तो सिचुएशन में क्या वो अब आपको जीवन भर उसी तरीके से मेंटेन करता रहेगा क्या? तो वो चीज को नहीं आंक सकते कि मेरा जो एक्स हस्बैंड है वो कितना अमीर हो रहा है, आज के समय में कितना अमीर हो रहा है, उस टाइम पर उसका क्या स्टेटस था वो आंका जाएगा। तो कोर्ट ने यहाँ पे कहा कि ये जो है आप कोशिश नहीं कर सकते हो कि आपको बराबर का पैसा चाहिए, और ऊपर से आप एक्स वाइफ से भी कंपेयर कर रहे हो कि उनका जो फाइनेंशियल स्टेटस है उनको भी 500 करोड़ मिले थे तो मुझे भी मिले चाहिए। वो कुछ अलग केस था, उसके फैक्ट्स अलग रहे होंगे, वहां पे कोर्ट ने कुछ अलग बातें कंसिडर की होगी, मे बी बच्चों को कंसिडर किया होगा। आपकी सिचुएशन में 500 करोड़ नहीं बनते हैं। So we wonder, would the wife be willing to seek an equalization of wealth with the husband if due to some unfortunate events post separation he has been rendered a pauper? क्या अगर कल को आपका जो हस्बैंड है दिवालिया हो जाता है, पॉपर हो जाता है, तो क्या उस सिचुएशन में आप भी उनको इक्वलाइजेशन ऑफ वेल्थ प्रोवाइड करोगे? यानी कि जितनी आपके पास पैसे हैं 50% क्या उनको प्रोवाइड करोगे? ये सारे क्वेश्चंस यहाँ पे कोर्ट ने पूछे हैं और बोला है बिल्कुल वाइफ इज एंटाइटल्ड टू मेंटेनेंस और सेम स्टैंडर्ड्स ऑफ लाइफ जो उनको शादी के दौरान मिली थी वो मिलनी चाहिए। लेकिन अब क्योंकि हस्बैंड मूव ऑन कर चुके हैं, उन्होंने और ज्यादा फाइनेंशियल सक्सेस देख लिया, तो आप कॉन्स्टेंटली अपने अमाउंट को बढ़ा नहीं सकते हो। यहाँ पे वाइफ को बाय द वे मेंटेनेंस मिला था और 12 करोड़ का मिला था। अगर हम लोग अपने स्टैंडर्ड से आके तो 12 करोड़ बहुत बड़ी रकम होती है, पर जहां पे वो 500 करोड़ मांग रही थी उतना नहीं मिल पाया। तो यही चीज हुई यहाँ पे 12 करोड़ का मेंटेनेंस। क्यों ये ऐतिहासिक है? क्योंकि यहाँ पे कोर्ट ने एक इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस दी है। पहली बात ये कि आप हमेशा इक्वलाइजेशन ऑफ वेल्थ का एम नहीं रख सकते हैं। कोई भी महिला अगर मेंटेनेंस सीख करिए तो ये उसका एम नहीं रहेगा कि मुझे इक्वलाइजेशन ऑफ वेल्थ करनी है अपने हस्बैंड के साथ, कि वो अगर बढ़ रहा है आगे तो मुझे उतनी मेंटेनेंस चाहिए। आपको हमेशा ये देखना पड़ेगा कि आपका स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ शादी के दौरान कैसा था। इसके अलावा इफ यू आर कंपेयरिंग विद द एक्स वाइफ, इस सिचुएशन के अंदर आपको देखना पड़ेगा कि उसके फैक्ट्स बहुत अलग थे। 19 साल की मे बी मैरिज एक फैक्टर हो, उनके कुछ म्यूचुअल एसेट्स भी हो सकते हैं जहां पे दोनों ने मिलके भी कुछ चीजें खरीदी हो और अब वो डिवाइड नहीं हो पा रहा है किसी तरीके से एसेट्स। तो उन सब सिचुएशंस को कंसिडर करते हुए शायद 500 करोड़ मिले होंगे। आप अपनी उस मतलब आप ये नहीं कर सकते कि मुझे अपने एक्स हस्बैंड जितना पैसा चाहिए और उसकी एक्स वाइफ जितना पैसा चाहिए, तो आपके लिए जितना बन रहा है वो 12 करोड़ जितना अमाउंट बन रहा है। आपका क्या ओपिनियन इस पर्टिकुलर केस पे, उसे कमेंट में जरूर बताना। अदरवाइज ये केस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नाम जरूर याद रखना, केस का नाम है हमारा रिंकू बहेती वर्सेस संदेश शारदा। इसके अलावा जो लोग भी फ्यूचर में जज बनने में इंटरेस्टेड है, आप एकलव्य 4.0 बैच में एनरोल कर सकते हैं। यहाँ पे आपको प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू तीनों की कॉम्प्रिहेंसिव रूप से तैयारी करवाई जाती है। मेंस के नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में। इसके अलावा आपको यहाँ पे जीके जीएस पढ़ाया जाता है, करंट अफेयर्स, आपको यहाँ पे जो भी आप सोच सकते हो जुडिशरी के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सारी चीजें आपको इस बैच में ही प्रोवाइड की जाती है। लैंग्वेज की तैयारी, मेजर लॉज, माइनर लॉज, लोकल लॉज, सब कुछ। इसके अलावा अगर आप इनरोल करते हो एपीपी कोड इस्तेमाल करते हुए, प्रोमो कोड में आपको एपीपी कोड यूज करना है, तो आपको डिस्काउंट मिलता है और ये कोर्स आपको मिलता है 30,000 रुपए के लिए 3.5 साल तक के लिए। 3.5 ईयर्स तक इस बैच का एक्सेस आपके पास रहने वाला है। इसके अलावा अगर आप कोई भी स्टेट का प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लेते हो, जो कि आप करोगे ही अगर आप इस बैच में जुड़े रहते हो, तो ये आपको 50% रिफंड मिल जाता है। यानी कि एक तरीके से ये बैच आपके लिए 15,000 रुपए का हुआ 3.5 साल तक के लिए। इसके अलावा जुडिशरी क्रैक करने पर पूरा पैसा वापस प्लस 50% आपको इनाम के रूप में भी मिल रहे हैं। तो ये सारे बेनिफिट्स है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है, उस पर क्लिक कीजिए और प्रोमो कोड में यूज कीजिए कोड एपीपी डिस्काउंट के लिए। और इसके साथ साथ में इस कोड से आपको मेरी पर्सनल गाइडेंस भी मिल जाती है। गाइडेंस मिलेगी कि कैसे शेड्यूल बनाना है, कैसी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, कैसे क्या चीज पे फोकस करना है, वगैरह वगैरह। इस समय मेरे पास स्लॉट्स है 30 सीट्स के, तो वो फिल हो रही हैं एज ऑफ नाउ। आप जुड़ सकते हैं। बाकी एक नंबर भी है, उस पर भी आप कॉल करके कोई भी क्वेरी ले सकते हैं या कोई भी अपना डाउट पूछ सकते हैं। 76400300।
क्वेरीज के लिए, किसी भी चीज के लिए, यू कैन ऑल्सो अप्रोच मी फॉर एनी काइंड ऑफ डाउट, अपूर्वा मैम जुडिशरी या फिर ब्रीफली लीगल, दोनों में से कहीं पर भी आप अप्रोच कर सकते हैं। आज के टॉपिक पर आपका ओपिनियन क्या है उसे कमेंट में जरूर लिखना। बाकी थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन एंड सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास।